नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके टू साइंस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 8th का चैप्टर नंबर 4, उसका पार्ट नंबर 3। इससे पहले हम इसके 2 पार्ट्स बना चुके हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कृपया उन वीडियो को पूरा देख लें, इसके पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 को, जब भी आपको आगे का सिलेबस समझ में आएगा। चलिए, इससे पहले हम कई सारी रिएक्शन के बारे में पढ़ चुके थे, एसिड और रिएक्शन एसिड मेटल नॉन मेटल के साथ में। ठीक है, आज पढ़ेंगे रिएक्शन विद बेसिस। ठीक है, यानी कि जो रिएक्शन होती है मेटल और नॉन मेटल की, वो बेसिस के साथ में किस प्रकार होती है, यही हम बात करने वाले हैं इसी टॉपिक में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय टीचर ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। आपको ध्यान रखें कि जब आप एक एक्टिविटी है, पहले इसे समझें, जब आप एक सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन बनाएंगे तो आपके सामने टीचर की मौजूदगी में ही बनाएंगे। केयर शुड बी टेकन दैट पैलेट एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड आर हैंडेड विद ए प्लास्टिक सेपुतुला। ठीक है, इसलिए जब भी आप उसे पकड़ेंगे सोडियम और उसके सॉल्यूशंस को, तो बड़े केयरफुली हैंड करें। ठीक है, प्रिपेयर ए फ्रेश सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन ए टेस्ट ट्यूब। आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक फ्रेश जो है सॉल्यूशन तैयार करना है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब में उसमें डिजोल्व करना है 2-3 पैलेट ऑफ इट इन 5 ml ऑफ वाटर। उसी के फिर दो तीन पैलेट 5 ग्राम पानी में उसे डिजोल्व कर देने हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के। ठीक है, ड्रॉप ए पीस ऑफ एल्यूमिनियम फॉयल इन इट, और उसमें फिर एक एल्यूमिनियम की फॉयल को गिरा देना है। ब्रिंग ए मैच स्टिक नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब, ऑब्जर्व केयरफुली, और उसके बाद फिर माचिस की तीली को जला करके उसके पास लेके आना है और उसे अच्छे से ऑब्जर्व करना है। ठीक है, आगे देखिए। वाट डज द पॉप साउंड इंडिकेट। फिर जो पॉप साउंड इससे निकलता है वो क्या इंडिकेट करता है, ये समझना है। एज बिफोर द पॉप साउंड इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। इससे पहले की जो एक्टिविटी थी उसमें पॉप साउंड हाइड्रोजन गैस को इंडिकेट कर रहा था। इसमें क्या है, मेटल रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। यानी कि जब भी मेटल जो है रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो वो हाइड्रोजन गैस को उत्पन्न करता है। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद बेस आर कॉम्प्लेक्स। जो रिएक्शन है बेसिस की मेटल के साथ में, वो कॉम्प्लेक्स काफ़ी जटिल होती हैं। तो समझते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है दोस्तों। रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयरन दैट यू। आपको उस रिएक्शन को याद करना होगा जो कॉपर सल्फेट और आयरन के बीच में हुई थी। ठीक है, दैट यू परफॉर्म इन क्लास 7th, जो कि आपने क्लास 7th में की थी। ठीक है, लेट अस ऑब्जर्व सम और मोर रिएक्शन लेट अस ऑब्जर्व सम और मोर रिएक्शन दैट काइंड। चलो उस प्रकार की कुछ और रिएक्शन देख लेते हैं। एक्टिविटी 4.8, इसमें रिएक्शन एक्टिविटी में समझाया जाएगा किस तरीके से रिएक्शन हमें करनी है। टेक 500 ml beaker and label ABCDE, take about 50 ml of water in each beaker। यानी कि आपको 100 ग्राम के 5 बीकर लेने हैं। ठीक है, उनका नाम ABCDE रख देना है, उसमें 50-50 ग्राम पानी सभी में मिला देना है। ठीक है, डिजोल्व इन ईच बीकर इज ए टीस्पूनफुल ईच सब्सटेंस एज इंडिकेट इन फिगर 4.6। और हर किसी में जो 4.6 फिगर में इंडिकेट किया गया है वही सब्सटेंस हर किसी में मिलाएं। कीप द बीकर्स अनडिस्टर्ब, और फिर बीकर्स को अनडिस्टर्ब रखना है। ठीक है, अनडिस्टर्ब फॉर ए सम टाइम, कुछ समय के लिए। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक, और उसी ऑब्जर्वेशन को आपको अपनी नोटबुक में क्या करना है, रिकॉर्ड करना है, जैसा कि दिखाया गया है। बीकर ए में कॉपर सल्फेट रखना है और जिंक। ठीक है, बीकर बी में कॉपर सल्फेट आयरन नील रखना है। बीकर सी में आपको कॉपर टर्निंग रखना है, उसमें कॉपर सल्फेट कॉपर टर्निंग प्लस कॉपर टर्निंग्स। ई में जिंक सल्फेट और आयरन नील को आपको रखना है। 4.6 ए एंड बी जो है आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, ए और ये दोनों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को शो करती है। आगे देखिए अब क्या होता है इसमें। व्हाट चेंज डू यू ऑब्जर्व, तो क्या बदलाव आपने देखे अलग अलग बीकर में, वेरियस बीकर यानी कि अलग अलग बीकरों में। यू हैव नीड रीड दैट वन मेटल डिस्प्लेस अनदर मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड इन एक्वस सॉल्यूशन। तो क्या है, एक मेटल ने दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर दिया, यानी कि उसकी जगह से हटा दिया है। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन में। इन बीकर ए में जिंक रिप्लेस द कॉपर
यानी कि जिंक ने उसकी जगह से कॉपर को रिप्लेस कर दिया है। फ्रॉम कॉपर सल्फेट CuSO4 से। दैट इज वाई द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट डिसअपियर इन पाउडर रेड मास ऑफ कॉपर इज डिपॉजिटेड। ठीक है, इसलिए इसका जो ब्लू कलर था वो गायब हो गया है। ठीक है, इसमें क्योंकि पहले ब्लू कलर था इसमें। ठीक है, और वो ब्लू कलर जो है वो गायब हो गया। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के कारण। आगे देखते हैं दोस्तों। ठीक है, डिसअपियर हो जाता है। उसके बाद देखते हैं दैट इज वाई ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट डिसअपियर एंड पाउडर रेड मास कॉपर इज डिस्पोजिट एट द बॉटम ऑफ द बीकर। इसमें थोड़ा रेड रेड कलर का पाउडरी रेड मास उसमें नीचे उसके तले पर जम जाता है। द रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंट बाय फॉलो, और इस रिएक्शन को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या, कॉपर सल्फेट, ठीक है, प्लस जिंक। कॉपर सल्फेट ब्लू था और जिंक किस प्रकार की थी, Zn। ठीक है, जिंक का सिंबल है Zn। जिंक सल्फेट कलरलेस बना, उसके बाद कॉपर सल्फेट जो थी वो कॉपर रेड कलर की हो गई। यू कैन राइट डाउन द रिएक्शन टेक प्लेस इन बीकर बी इन सिमिलर मैनर। इसी प्रकार से आप इसकी जो बी है उसकी भी रिएक्शन को राइट डाउन कर सकते हैं। देयर कुड हैव बीन डिस्प्लेसमेंट ऑफ जिंक कॉपर इन बीकर सी। ठीक है, क्या ऐसा भी कोई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई बीकर सी में आयरन एंड बीकर ई में। सिमिलरली आयरन कुड बी डिस्प्लेस बाय कॉपर इन बीकर डी। ऐसा ही क्या है जो आयरन जो है वो बीकर डी में डिस्प्लेस कर दी है। ठीक है, सॉरी। Since we do not see any change because C as can infer in copper not able to replace zinc from the sulfate। यानी कि हमने जो सी बीकर है उसमें कोई भी बदलाव नहीं देखा। लेकिन क्यों, when zinc can replace copper in beaker A, जबकि जिंक रिप्लेस कर सकती है कॉपर को बीकर ए में, why cannot copper replace zinc in beaker C। लेकिन जिंक ने कॉपर को सी उस बीकर में क्यों नहीं डिस्प्लेस कर पाया। ठीक है, रिमेंबर दैट साइंस इज नॉट, ये ध्यान रखना चाहिए, साइंस इज नॉट एब्रीवेटरी। इफ साइंस को एब्रीवेट नहीं किया जा सकता। इट फॉलो डेफिनेट रूल्स बेस्ड ऑन फैक्ट। ये कुछ डेफिनेट रूल को फैक्ट के अनुसार फॉलो करती है। एंड रूल हेयर इज दैट, यहाँ पे ये रूल है कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर आयरन। यानी कि जो जिंक है वो कॉपर और आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए वहाँ से जिंक जो है वो रिप्लेस्ड नहीं हुई। और जो अधिक रिएक्टिव होती है वो लेस रिएक्टिव को वहाँ से रिप्लेस करती है। ठीक है, ए मोर रिएक्टिव मेटल कैन रिप्लेस लेस रिएक्टिव मेटल। यानी कि अधिक रिएक्शन वाला मेटल कम रिएक्ट करने वाले मेटल को वहाँ से हटा देता है। बट लेस रिएक्टिव मेटल कैन नॉट रिप्लेस ए मोर रिएक्टिव मेटल। लेकिन कभी भी लेस रिएक्टिव वाला मेटल मोर रिएक्टिव मेटल को वहाँ से रिप्लेस नहीं कर सकता है। ठीक है, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड वाई देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो बी का डी में क्यों नहीं हुआ और ई में भी। ठीक है, कैन यू गैस द सीक्वेंस ऑफ मेटल फ्रॉम रिएक्टिव लेस रिएक्टिव और मोर अमेजिंग जिंक आयरन को, पर क्या आप इन्हें एक सीरीज में लगा सकते हो कि कौन से लेस रिएक्टिव मेटल हैं और कौन अधिक मोर रिएक्टिव हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं हम। अब अगला टॉपिक है हमारा मेन मुख्य टॉपिक है यूज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। यानी कि जो हमारे मेटल धातु और अधातु हैं इनका इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है। तो दोस्तों एक एक लाइन बड़ी अच्छे से समझनी है आपको, बिल्कुल लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे हम। चलिए, यू शुड बी सॉरी यू शुड बी एबल टू गैस वाई मेटल आर यूज इन मेकिंग मशीनरी। ठीक है, आपको ये भी याद होना चाहिए कि जो मेटल हैं वो मशीनरी में क्यों यूज किए जाते हैं। ऑटोमोबाइल्स में, एरोप्लेन्स में, ट्रेन्स में, सैटेलाइट, इंडस्ट्रियल गैजेट्स में, कुकिंग वेजल्स, एंटेल्सिल, वाटर बॉयल्स में। ठीक है, यू आल्सो फेमिलियर विद द यूजेस ऑफ सम नॉन मेटल। और आप देखिए ये तो मेटल का इस्तेमाल हुआ, कुछ आप ये भी जानते हो कि नॉन मेटल को कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। हेयर आर सम इंटरेस्टिंग वंस, वी आर श्योर दैट वी विल गैस देम राइट। ठीक है, तो हमें आसानी से पता लगा लेंगे कि नॉन मेटलों को कहाँ यूज किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं नॉन मेटल कहाँ यूज किए जाते हैं। नॉन मेटल इज एसेंशियल फॉर आवर लाइफ विच ऑल लिविंग बिंग इनहेल ड्यूरिंग ब्रीथिंग। ठीक है, नॉन मेटल की हमें ब्रीथिंग के दौरान ज़रूरत पड़ती है, यानी कि जो गैसेस हम ब्रीथ करते हैं वो सभी नॉन मेटल हैं। नॉन मेटल यूज फॉर फर्टिलाइजर्स टू
इन चेंज ऑफ ग्रोथ ऑफ प्लांट। नॉन मेटल का इस्तेमाल फर्टिलाइजर के रूप में भी किया जाता है। नॉन मेटल यूज इन वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस। नॉन मेटल का इस्तेमाल पानी को प्यूरिफाई यानी कि वाटर को प्योर बनाने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, उसके बाद नॉन मेटल यूज इन पर्पल कलर्ड सॉल्यूशन विच अप्लाई ऑन बाउंड एंड एंटीसेप्टिक, यानी कि नॉन मेटल का इस्तेमाल पर्पल कलर के सॉल्यूशन जो कि हमें जब चोट लग जाती है एंटीसेप्टिक के रूप में यूज कर सकते हैं। नॉन मेटल यूज इन क्रैकर, यानी कि पटाखों में भी नॉन मेटल का यूज किया जाता है। यू में ऐड सम मोर यूजेस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल फ्रॉम योर एक्सपीरियंस, और आप भी बहुत सारे मेटल और नॉन मेटल को अपने एक्सपीरियंस से ऐड कर सकते हो। तो दोस्तों ये चैप्टर यानी कि यहीं पे फिनिश होता है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर कोई भी चीज़ आपको इसमें समझ नहीं आई है तो हमें उसे कमेंट करके पूछें, हम उसे ज़रूर समझाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।